एक महिला सीईओ मुझे पाने के लिए पागल हो गई थी। उसने मुझे धमकी दी कि वो मेरे पूरे परिवार को मार डालेगी। वो मेरा दिल निकाल कर मेरे दोनों पैरों को तोड़ देना चाहती थी और मुझे अपने बिस्तर के पास टांग कर बस रोज देखना चाहती थी। पिछले जन्म में मैं उसकी पकड़ से भागने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन मरने तक भी मैं बच नहीं पाया। जब मेरी हत्या के बाद मैं एक भटकती आत्मा बना, तब मैंने उसे मेरी बिगड़ी हुई लाश को पागलों की तरह चूमते हुए देखा। तभी मुझे समझ आया वो भले ही बहुत खराब इंसान थी, घटिया सोच वाली, हद से ज्यादा जुनूनी और पागल, लेकिन इस दुनिया में बस वही थी जो मुझे हद से ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन फिर मेरा दोबारा जन्म हुआ। मैं उसे समय लौटा जब मैं लियो रुयान को प्रपोज करने वाला था, लेकिन मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि थोड़ी देर बाद रुओ निंग आने वाली है और इस बार वो मुझे पकड़कर सीधे बिस्तर से बांध देगी। हालांकि फिर से जिंदा होने के बाद मैं सिर्फ रुओ निंग से प्यार करना चाहता था, लेकिन मजबूरी में नहीं। उधर लियो रुआन अब भी शर्माते हुए मेरे इजहार का इंतजार कर रही थी। भैया लिन सुआन अब मुझसे क्या कहना चाहते हैं? उसे पहले से पता था कि मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ। इस बार उसने हाँ कहने का फैसला किया था और फिर लिन जियान के प्लान को पूरा करना था। वो फिर बोली, भैया लिन सुआन, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मेरे माथे पर पसीना देखकर लिन रुआन हैरान हो गई। तभी अचानक से तेज ब्रेक लगने की आवाज गूंजी, क्योंकि अब वो आ गई थी। मैंने गहरी सांस ली। मैं उसके सामने लियो रुआन को जोरदार थप्पड़ मारने वाला था, लेकिन तभी कार का दरवाजा जोर से खुला। रोनिंग गुस्से भरे चेहरे के साथ उतरी। उसने बिना कुछ कहे मेरे गले पर वार कर दिया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मेरे दिमाग में बस 3 सवाल घूम रहे थे। लियो रुआन वही डर के मारे जम गई। उसने अपनी आंखों से देखा कि वह बेहद खूबसूरत औरत मुझे उठाकर लग्जरी कार में ले गई। इसके बाद पूरा आलीशान काफिला वहाँ से निकल गया। लियो रुआन ने अपना फोन निकाला, लेकिन पुलिस को फोन नहीं किया, बल्कि मुस्कुराते हुए मेरे उस छोटे अच्छे भाई को कॉल लगाया। जब मुझे दोबारा होश आया तो मैं एक अंधेरे कमरे में था। आसवान, मैं तुम्हारी आंखें निकाल कर उन्हें नमूना बनाना चाहती हूँ। एक ठंडी लेकिन जानी पहचानी सी आवाज मेरे कानों में गूंजी, और तुम्हारे पैर भी तोड़ दूं, तब शायद तुम भाग नहीं पाओगे। मैंने अचानक से अपनी आंखें खोली। मेरे सामने वही जाना पहचाना बेहद खूबसूरत चेहरा था और उसकी लाल आंखें। वो मेरे ऊपर झुकी हुई थी। उसके हाथों में एक ठंडा चमकता हुआ चाकू था। मैं उसके सामने था और मेरे हाथ पैर लोहे की जंजीरों से बंधे हुए थे। हाँ, मुझे फिर से पकड़ के लाया गया था, लेकिन इस बार मेरे दिल में दर्द के अलावा एक अजीब सी राहत भी थी। रोनिंग को लगा कि मैं डर गया हूँ। उसने धीरे से पूछा, आसवान, तुम थोड़ा आज्ञाकारी क्यों नहीं बन सकते? लेकिन अगले ही पल मैंने अचानक से अपने दोनों हाथ फैला दिए और उसे पूरी ताकत से गले लगा लिया। जंजीरों की आवाज अब गूंज उठी थी। ये उसके लिए मेरा देर से दिया गया जवाब था। रोनिंग साफ तौर पर चौंक गई। फिर उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, आसवान, अब कौन सा नया खेल खेल रहे हो? मैंने जल्दी जल्दी सिर हिलाया और कहा, मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारा ही रहूंगा। लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ। उसे लगा मैं सिर्फ नाटक कर रहा हूँ, भागने के लिए झूठी बातें बोल रहा हूँ। वे धीरे धीरे करीब आई। उसकी आंखें और ठंडी हो गई। अगर ऐसा है तो मुझे साबित करके दिखाओ। इतना कहते ही उसने मुझे जोर से चूम लिया। मुझे पता था कि ये एक टेस्ट है। वो देखना चाहती थी कि मैं कितना सच्चा हूँ, इसलिए पहली बार मैंने खुद आगे बढ़कर उसका साथ दिया। मैंने धीरे से अपना हाथ उसकी कमर पे रखा। मेरे इस कदम से उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसने थोड़ा सा और जोर लगाया। मेरे मुंह में उसका खून का स्वाद आ गया। मुझे भी अब इस चीज से दर्द होने लगा था, लेकिन मैंने दर्द को सह लिया। मैं जरा भी पीछे नहीं हटा। कुछ मिनट बाद आखिर उसने मुझे छोड़ा। मैं भारी सांस लेते हुए उसकी आंखों में देखने लगा और धीरे धीरे कहा, रोनिंग, मुझे बस तुम ही चाहिए। उसके हाथ में जो चाकू था वो जमीन पे गिर गया और उसकी आंखें हैरानी से भर गई। मैंने उसकी तरफ देखा और फिर सर हिलाया। मेरी आंखों में उसके लिए चाहत साफ दिखाई दे रही थी। मुझे अपना लो। उस रात हम दोनों पूरी तरह एक दूसरे में खो गए। अगली सुबह जब मेरी आंखें खुली तो वो पानी के सांप जैसे मुझसे लिपटी हुई थी और चादर पर लगा हल्का सा लाल निशान देखकर मैं पूरी तरह चौंक गया। तब मुझे पता चला कि ये उसका भी पहला अनुभव था। वो ऊपर से शांत दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर से बहुत डरी हुई थी। उसको देखकर मेरे दिल में अजीब से ही इमोशन आ रहे थे। मेरे पिछले जन्म में मैं उसे एक राक्षस समझता था और उससे बचने के लिए पूरे 6 साल भागता रहा, लेकिन आखिर में मेरी गर्लफ्रेंड लियो रुआन ने मुझसे मेरी कंपनी के सारे शेयर ठग लिए। फिर उसने मेरी सौतेली माँ और छोटे भाई के साथ मिलकर मुझे बिल्डिंग की छत से नीचे धक्का दे दिया। मेरी मौत के बाद उन्होंने नकली वसीयत बनाकर मेरी संपत्ति बांट ली और जश्न मनाने लगे। लेकिन तभी रोनिंग वहाँ पहुँच गई। वह पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। उसने मेरी कब्र खुदवा दी और मेरी बिगड़ी हुई लाश को अपनी बाहों में भर लिया। वो टूट कर रो रही थी। फिर सबके डरे हुए चेहरों के सामने उसने मेरी लाश को चूम लिया। उसी पल मुझे ये बात समझ आ गई कि ये पागल और जुनूनी औरत असल में वही थी जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। इसके बाद उसने मेरी लाश को गले लगाकर धीरे से कहा, आसवान, मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी तुम्हारे पास आ रही हूँ। पिछले जन्म की सारी यादें समुद्र की लहरों की तरह मेरे दिमाग में उमड़ पड़ी। उस पल मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरा घटिया पिता, सौतेली माँ, छोटा भाई और मेरी सो कॉल्ड लव लियो रुआन सबको घसीट कर अंदर लाया गया। कुछ देर पहले तक ये सभी लोग हंसी खुशी पार्टी कर रहे थे, लेकिन अगले ही पल डर के मारे घुटनों पर कांपने लगे, क्योंकि तभी रोनिंग की ठंडी आवाज गूंजी, तुम लोगों ने आसवान को मारा है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। यह सुनते ही सबके चेहरे उड़ गए। मेरा पिता लिन तियान डरते हुए बोला, मिस लुओ, ये गलत फहमी है। मैं उसका असली पिता हूँ। मैं उसे कैसे नुकसान पहुँचा सकता हूँ? मेरा भाई लिन जियान और सौतेली माँ लियो भी लगातार गिड़गिड़ाने लगे और मेरी गर्लफ्रेंड तो रोते हुए चिल्ला दी, मैं तो लिन सुआन की सबसे प्यारी औरत हूँ।
मैं एक आत्मा बनकर ये सब कुछ देख रहा था और मुझे सच में बहुत हंसी आ रही थी। तभी रोनिंग की बर्फ जैसी ठंडी आवाज धीरे धीरे गूंजी, तुम में से कोई भी अच्छी मौत नहीं मरेगा। इतना कहते ही मेरा भाई लिन जियान सबसे पहले टूट गया। वो कुत्तों की तरह जोर जोर से जमीन पर सर पटकने लगा। उसने तुरंत अपनी माँ और लियू रुआन को आगे धक्का दे दिया। मिस लुओ, मुझसे गलती हो गई, ये सब तो इन दोनों औरतों का आइडिया था। दोनों ये सुनकर हैरान रह गई, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। उसने रोनिंग के हाथ में एक बड़ी सी तलवार को देखा। उसने डरते हुए चीख कर कहा, तुम मुझे नहीं मार सकती, मैं तो लिन सुआन की सबसे प्यारी गर्लफ्रेंड हूँ। अगर तुमने मुझे मार दिया तो उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। ये बात सुनकर तो रोनिंग और भी ज्यादा भड़क गई। वो पागलों की तरह हंस पड़ी। अच्छा, तो मैं तुम्हें ऐसे बना दूंगी कि लोग तुम्हें रोज देखते रहे। तुम्हें अपनी इस खूबसूरत शक्ल पर बहुत घमंड है ना, अब पूरी दुनिया इसे देखेगी। अगले ही पल दर्द भरी चीखें पूरे महल में गूंज उठी। मैं अपनी आंखों से देख रहा था। मेरे सो कॉल्ड पिता को बेरहमी से सजा दी गई और उसकी हड्डियां गंदगी में फेंक दी गई। मेरे छोटे भाई को भी भयानक सजा मिली और मेरी सौतेली माँ को भी नहीं छोड़ा गया। इसके बाद पूरा लियू परिवार बर्बाद हो गया। जहाँ तक लियू रुआन की बात थी, उसे एक जीती जागती गुड़िया जैसे बना दिया गया। उसे विदेश के एक मंच पर भेज दिया गया, जहाँ पर वो लोगों के लिए सिर्फ एक शो पीस बनकर रह गई। लेकिन सच कहूँ तो मुझे ये सारी चीजें उतनी भी बुरी नहीं लगी। मैं चाहता था कि इनको और ज्यादा भयानक सजा मिले, लेकिन उस वक्त तक मुझे समझ आ गया था कि ये पागल लड़की सच में मेरा बदला लेने को तैयार थी। इसके बाद रोनिंग ने ये सब कुछ खत्म करने के बाद एक सफेद शादी का जोड़ा पहन लिया। फिर वो धीरे धीरे एक बर्फीले ताबूत में लेट गई। उसी के अंदर दूल्हे के कपड़े में मेरी लाश भी रखी थी। ये सब देखकर मेरा दिल टूट गया। मैंने उसे धीरे से कहते सुना, आसुआन, मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब तो हमारी शादी हो गई। देखो, मैंने तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा भी पहना है। क्या मैं सुंदर लग रही हूँ? मैंने उसको देखते हुए कहा, हाँ, तुम इतनी सुंदर लग रही हो कि मेरा दिल टूट गया। उसने कहा, तुम्हारे साथ मर पाना बहुत अच्छा है। क्या दूसरी दुनिया में पहुंचकर तुम मुझे थोड़ा और प्यार करोगे? अगर तुम करते हो तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगी। उसके बाद नहीं पता कि मैं कितने समय तक इस दुनिया में ऐसे ही भटकता रहा, लेकिन तभी अचानक से मेरा दोबारा जन्म हो गया। रोनिंग की आवाज ने मुझे फिर से हकीकत में लौटा दिया। मेरे बाहों में उसका नरम शरीर था, जिसने मुझे याद दिलाया कि अभी भी सब कुछ ठीक किया जा सकता है। इस बार मैं अपना सारा प्यार सिर्फ उसे देना चाहता था। मैं कुछ कहने ही वाला था रोनिंग, लेकिन उसे डर था कि कहीं मैं फिर से उसे दुख देने वाली कोई बात ना कह दूं। इसलिए उसने मेरा मुंह बंद करने के लिए मुझे जोर से किस कर लिया। अगले ही पल मेरे कंधे में तेज दर्द उठा। उसने मेरे शरीर पर अपने दांतों का खून भरा निशान छोड़ दिया था। वो भारी सांस लेते हुए ठंडी नजरों से बोली, अगर कल रात तुमने जो कहा था वो झूठ निकला तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगी। मेरा पूरा शरीर कांप उठा। फिर मैंने उसे और कसकर गले लगा लिया। तुम चिंता मत करो, अब से मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। रोनिंग ये सुनकर काफी खुश लगी, लेकिन अचानक उसने पूछा, तो कल तुम लियू रुआन के पास क्या कहने गए थे? ये सुनकर मैं एक पल के लिए रुक गया। मैं ये नहीं कह सकता था कि मैं उसे प्रपोज करने गया था, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। मैं उससे रिश्ता खत्म करने गया था। मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। रोनिंग एक ठंडी हंसी हंसी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस बात पर भरोसा कर लूंगी? उसने मेरी चाल तुरंत समझ ली। उसकी नजरें फिर से खतरनाक हो गई। अगर तुम दोबारा उसके पास गए तो मैं उसे खत्म कर दूंगी। मैं ये बात जानता था कि वो ये सच में कर सकती है। पिछले जन्म में लियू रुआन का हाल इससे भी ज्यादा बुरा हुआ था। मैं समझ गया था कि मैंने पहले उसे बहुत गहरी चोट पहुंचाई थी। अब सिर्फ शब्दों से कुछ बदलने वाला नहीं था। ये सोचकर मैंने फिर से उसे चूम लिया। जब मेरी दोबारा आंखें खुली तब दोपहर हो चुकी थी। रोनिंग मेरे पास नहीं थी और मेरे हाथों की जंजीरें भी हट चुकी थी। टेबल पर एक दवा की बोतल रखी थी। मैं धीरे धीरे बाथरूम की ओर चला गया। मैंने अपने शरीर पर पड़े नाखूनों और दांतों के कटे हुए निशान देखे। ये देखकर मैं मुस्कुरा दिया। ये निशान सिर्फ रोनिंग के थे। मैंने उन पर दवा भी नहीं लगाई और सीधे कमरे से बाहर निकल गया। बटलर फूबो तुरंत मेरे पास आया। यंग मास्टर लिन, क्या खाना परोस दूं? मैंने सिर हिलाया। जैसे ही मैं डाइनिंग रूम में पहुंचा, मैंने देखा कि नौकर एक के बाद एक सूप के कटोरे ला रहे थे। ये क्या है? फूबो मुस्कुराया। मैम ने आपके लिए खास ताकत बढ़ाने वाला सूप बनवाया है। मैं कुछ पल चुप रहा। मैं इतना बड़ा आदमी और मेरी अपनी ही औरत मुझे कमजोर समझ रही है। मैंने तुरंत कटोरा दूर धकेल दिया। मैं लिन सुआन चाहे यहाँ से कूद जाऊँ, लेकिन इस सूप की एक बूंद भी नहीं पीऊंगा। तभी अचानक मेरा फोन बज उठा। मैंने स्क्रीन पर नजर डाली। उस पर लिखा था पापा। ये देखकर मेरा चेहरा काला पड़ गया। मैं कुछ देर झिझका, फिर कॉल उठा ली। अगले ही पल फोन से लिन तियान की गुस्से भरी आवाज आई, नालायक, तू कहाँ है? तेरी माँ और तेरा भाई चिंता में पागल हो रहे हैं। मैं ये बात सुनकर ठंडी हंसी हंसा। फिर वही लिन रुआन की चाल। मुझे याद आया कि पिछले जन्म में भी मुझे यही फोन आया था और मैंने बेवकूफी में बता दिया था कि रोनिंग ने मुझे पकड़ लिया है। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही उसे यकीन हुआ कि मैं सच में रोनिंग के पास हूँ, उसने तुरंत फोन काट दिया। तभी मुझे समझ आ गया था कि ये सभी लोग शुरू से ही मेरी मौत चाहते थे। मैंने आंखें सिकोड़ ली और मेरे दिल में नफरत जागी। सुन बे बुड्ढे, आज से मुझसे ऐसे बात मत करना। फोन की दूसरी
दूसरी तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। लिन तियान पूरी तरह चौंक गया। तभी मुझे लिन जियान की आवाज सुनाई दी। पापा, भैया शायद आपको मुसीबत में नहीं डालना चाहते, इसलिए जानबूझकर ऐसा दिखा रहे हैं कि आप लोगों के साथ रिश्ता खराब है उनका। हो सकता है कि उन्हें किडनैप करने वाला अभी उनके सामने ही खड़ा हो। मेरा बाप सच में उसकी बात मान गया और उल्टा थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया। सुआन, पापा तुम्हें छुड़ाने के लिए पैसे नहीं दे सकते, लेकिन उन लोगों से पूछो कि उन्हें और क्या चाहिए। अगर हमारे बस में हुआ तो हम जरूर पूरा करेंगे। बस उनसे कहना कि तुम्हारी लाश पूरी छोड़ दे। ये बात सुनकर मैं और गुस्से से हंस पड़ा। किसने कहा कि मेरा किडनैप हुआ है? मैं तो बस अपनी पत्नी के साथ घर आया हूँ। हमारा दिमाग क्या सड़ चुका है? अंदर सिर्फ गंदगी भरी हुई है। तुम जैसे बूढ़े जानवर को बाप कहना ही शर्म की बात है। लिन तियान गुस्से से फट पड़ा। नालायक, तू क्या बकवास कर रहा है? मैं तेरा बाप हूँ। जाकर पूछ दुनिया में कौन तेरा बाप है। हर वक्त मुझे बूढ़ा जानवर बोल रहा है। तेरा मुंह इतना गंदा कब से हो गया? मैं अपनी बात कह के पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो चुका था और तुरंत फोन काट दिया। फिर उसे हर जगह से ब्लॉक भी कर दिया। लिन परिवार, अब तुम लोग इंतजार करो। पास खड़ा फूबो ये सब देखकर स्टन हो गया। उसकी आंखें फैल गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं अपने परिवार के साथ ऐसे रिश्ता खराब कर चुका हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैंने उनसे कहा था कि मैं अपने पत्नी के साथ घर आया हूँ। ये बात सुनकर तो फूबो की आंखें ही भर आई। उसने खुशी खुशी मेरे लिए एक सूप का कटोरा भर दिया। मैंने आंखें घुमा ली। मर जाऊंगा लेकिन ये सूप नहीं पीऊंगा। थोड़ा बहुत खाना खाने के बाद मैं वापस कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ रोनिंग थी। मैं अपनी पत्नी के साथ बस चिपक कर रहना चाहता था। मैंने फोन उठाया और हमारी चैट खोल ली। पूरा चैट सिर्फ पैसों के ट्रांसफर से भरा हुआ था। उधर लिन परिवार की हवेली में लिन तियान गुस्से में फोन उठाकर जोर से फेंक देता है और वो फोन सीधा जाकर लिन जियान के माथे पे लगता है। उसके सर से तुरंत खून निकलने लगा। ये देखकर लिन तियान भी घबरा गया। मेरी सौतेली माँ भी जल्दी से अपने बेटे का घाव देखने लगी। उसकी आंखों में चिंता साफ थी, लेकिन लिन जियान दर्द सहते हुए भी मासूम बनने की एक्टिंग करते हुए बोला, पापा पहले कोई तरीका सोचिए कि भैया को कैसे बचाया जाए। कम से कम किडनैप करने वाला उनकी लाश तो सही सलामत छोड़ दे। ये सुनकर लिन तियान की आंखें भर आई। काश वो नालायक बेटा तुम्हारी आधी समझ भी रखता। ये कहने के बाद वो मुझे दोबारा से फोन लगाने वाला था, लेकिन तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि किसी के पास भी मेरा नंबर नहीं था। आखिर में उन्हें लियू रुआन से नंबर लेना पड़ा, लेकिन फोन नहीं लगा। छोड़ो उस नालायक को, पहले जियान को अस्पताल लेके चलते हैं। उधर उसी समय लुओ ग्रुप की सबसे ऊपरी मंजिल के मीटिंग रूम में सारे बड़े अधिकारी डर के मारे चुप बैठे थे। रोनिंग का चेहरा इतना ठंडा था जैसे बर्फ जम गई हो। अभी अभी उसकी असिस्टेंट ने बताया कि लियो रुआन अपना इंटर्नशिप सर्टिफिकेट लेने वाली है। इसका मतलब था कि जल्द ही कॉलेज दोबारा शुरू होने वाले हैं। रोनिंग के अंदर फिर से खतरनाक विचार उठने लगे। अगर लियो रुआन अचानक गायब हो जाए तो क्या आसुआन टूट जाएगा या फिर हमेशा उसके पास रहेगा? वो ये जोखिम लेने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तभी अचानक उसकी फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है। सभी अधिकारियों ने डरते हुए देखा कि उनकी बर्फ जैसी ठंडी महिला सीईओ के होठों पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। मिस रोनिंग मुस्कुरा रही है। वो तुरंत खड़ी हो गई, जिसके बाद मीटिंग खत्म। इस महीने सबके बोनस में 1 लाख और जोड़ दो, यह कहकर वो सीधे बाहर निकल गई और पीछे पूरी मीटिंग रूम में सभी लोग हैरान खड़े रह गए। रोनिंग अपने ऑफिस में वापस आई। उसने अपने फोन स्क्रीन पे लिखे कुछ शब्दों को देखा और काफी देर तक शांत नहीं हो पाई। मैसेज में लिखा था, तुम याद आ रही हो, घर कब आओगी? उसकी उंगलियां हल्के से कांप उठी। उसने बस 2 शब्दों में जवाब लिखा, बस जल्दी। फिर उसने अपने असिस्टेंट से कहा, मैं घर जा रही हूँ, बाकी काम तुम संभालो। उसकी असिस्टेंट लियू मेंग पूरी तरह हैरान रह गई। मिस रुओ, आज आप जल्दी घर जा रही हैं? उधर उसी समय मैं किचन में चला गया। मैं अपनी प्यारी सीईओ पत्नी के लिए अपने हाथों से डिनर बनाना चाहता था। शेफ और नौकरों की हालत खराब हो गई। उन्हें डर था कि मुझे कुछ हो ना जाए। यंग मास्टर लिन, ये काम का नहीं, आपकी जान का सवाल है। आखिर मैंने समझौता कर लिया। ठीक है, तुम लोग बस पास में खड़े रहो। अगर मैं कुछ गड़बड़ करूँ तो संभाल लेना। लेकिन जब उन्होंने मेरा तेज और साफ कटिंग स्किल देखा तो हेड शेफ भी पूरी तरीके से दंग रह गया। उसे नहीं पता था कि लिन परिवार में खाना बनाना हमेशा मेरा ही काम था। मैंने जल्दी ही 8 तरीके के पकवान और एक सूप तैयार किया। ठीक उसी समय रोनिंग भी घर लौट आई। जैसे ही उसने हॉल में किसी को नहीं देखा तो वो तुरंत ऊपर की तरफ दौड़ी। उसने बेडरूम का दरवाजा खोला और अंदर कोई नहीं था। उसका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। वो यहाँ भी नहीं है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था जब मैं भाग गया था। वो सोच रही थी कि क्या मैं इस बार ही भाग गया। रोनिंग का दिल बैठ गया। उसने तुरंत फोन निकाला और एक अनजान ऐप खोला। लोकेशन देखने में पता चला कि मैं अभी भी उसी के घर में हूँ। वो अभी सोच ही रही थी कि तभी फूबो घबराते हुए किचन से भाग कर आया। मैम, आप आ गई। यंग मास्टर लिन किचन में है। उन्होंने कहा कि वो आपके लिए खुद खाना बनाना चाहते हैं। रोनिंग वही रुक गई। उसके चेहरे की बर्फ जैसी ठंडक धीरे धीरे पिघलने लगी। फूबो ने राहत की सांस ली। उसने मनी मन सोचा, अच्छा हुआ मैंने जल्दी बता दिया, वरना आज नौकरी ही नहीं जान भी जा सकती थी। रोनिंग ने हल्के से सर हिलाया, फिर कपड़े बदलकर डाइनिंग रूम की तरफ चली गई। जैसे ही मैं किचन से बाहर आया मैंने उसे देख लिया। पता नहीं क्यों, लेकिन रोनिंग को देखते ही मेरे अंदर अचानक बेहद खुशी भर आई। ऐसी फीलिंग मुझे पहले कभी नहीं आई थी। मैंने दोनों बाहें खोलकर उसकी तरफ कदम बढ़ाया और उसे धीरे से गले लगा लिया।
फिर उसके माथे पर हल्का सा किस किया। तुम घर आ गई? मैंने खाना बनाया है, चलो साथ खाते हैं। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से कहा ठीक है, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर से ठंडा हो गया। मैं पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। क्या ये लड़की सच में पल भर में चेहरा बदलना जानती है? मैंने पहले ही रोनिंग की पसंद नापसंद के बारे में पता कर लिया था। मुझे डर था कि कहीं किसी बेवकूफ कहानी की तरह गलती से उसे किसी चीज से एलर्जी ना हो जाए, लेकिन पता चला कि वो किसी टाइप की डाइट नहीं करती थी। रोनिंग को घर के कपड़ों में देखकर कल रात की सारी बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी। मेरा चेहरा गर्म हो गया। मैंने उसे पकड़कर कुर्सी पर बैठाया, मोमबत्तियां जलाई और नौकरों से लाइट बंद करने को कहा। वो और बाकी नौकर ये देखकर हैरान रह गए, क्योंकि पहले मैं हमेशा रोनिंग से दूर भागता था और अब खुद उसके पास चिपक रहा था। रोनिंग भी मुझसे काफी खुश थी। उसे लग रहा था कि मेरा ऐसे बदल जाना बुरा नहीं है। मैंने उसके लिए सूप का कटोरा भरा और अपने लिए भी एक कटोरा लिया। पत्नी को खूबसूरत रहना है तो मुझे भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन तभी फूफो अचानक से बोल पड़ा, मिस पहले ये सूप मुझे चख लेने दीजिए। उसे डर था कि कहीं मैंने जहर न मिला दिया हो। रोनिंग ने उसे ठंडी नजरों से देखा। जरूरत नहीं, ये खाना आसवान ने बनाया है, मुझे उस पर भरोसा है। वो तुरंत समझ गया कि उससे गलती हो गई। इस घर में किसी को भी मुझ पर शक करने की जरूरत नहीं थी। मैं हल्का सा मुस्कुराया, फिर कटोरा उठाकर खुद सूप पी लिया और हर पकवान को थोड़ा थोड़ा चक्कर देखा। स्वाद तो अच्छा है, उसे जरूर पसंद आएगा। फूमो शर्मिंदा होकर मुस्कुरा दिया। लगता है मैंने बेकार में शक कर लिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन रोनिंग ने ठंडे स्वर में कहा, इस महीने तुम्हारा बोनस खत्म। ये सुनते ही फूबो का चेहरा उड़ गया। उसके लिए ये सजा मौत से बुरी थी। मैंने तुरंत बात संभाली, रोनिंग फूबो ने सिर्फ तुम्हारी चिंता में ऐसा कहा था, उसको छोड़ दो। हैरानी की बात थी कि रोनिंग ने मेरी बात मान ली। फूबो बस डर के मारे चुप था और कुछ नहीं बोला। मैं चुपचाप रोनिंग को देखता रहा। कैंडल की रोशनी से उसका चेहरा इतना खूबसूरत लग रहा था कि सांस रुक जाए। तभी उसने पूछा, क्या देख रहे हो? मेरे मुंह से तुरंत निकल गया, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसने फिर पूछा, क्या मैं लियू रुआन से ज्यादा खूबसूरत हूँ? ये तो आसान सवाल था। मैंने तुरंत वफादारी दिखाते हुए कहा, अगर मैंने पहले उसे पसंद किया था तो जरूर मेरी आंखों में दिक्कत थी। इतनी खूबसूरत लड़की मेरे सामने थी और मैं उसे देख ही नहीं पाया। अब मैं तुम्हें पूरी जिंदगी देखना चाहता हूँ। मेरी बात खत्म होते ही आसपास का माहौल अचानक ठंडा पड़ गया। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि बात गलत दिशा में जा रही है। मैंने जल्दी से बात संभाली, मुझे इस बात का पछतावा है कि मैंने तुम्हारी खूबसूरती को पहले नहीं पहचाना। सच में मैं कितना बेवकूफ था। ये बात कहते ही उसकी आसपास की ठंडी हवा तुरंत गायब हो गई। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। फूबो अंदर ही अंदर हिल गया। यंग मास्टर लिन तो प्यार भरी बातें करने में उस्ताद निकले। उसी समय सूप की एक बूंद रोनिंग के होठों से नीचे बह गई। मैंने बिना सोचे हाथ बढ़ाकर उसे पोंछना चाहा, लेकिन मेरे हाथ उसके हाथ से टकरा गए। हम दोनों ही कुछ पल के लिए रुक गए। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं थोड़ा घबरा गया, सॉरी। लेकिन उसने धीरे से कहा, मुझे अपने हाथों से खिलाओ। मैं कुछ पल के लिए समझ नहीं पाया, तो फिर उसने दोबारा से कहा, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ। मैंने उसके लाल होठों की तरफ देखा और एक चम्मच सूप उठाकर उसके होठों के पास ले गया। वो अंदर ही अंदर घबरा गया, क्योंकि रोनिंग को साफ सफाई बहुत पसंद थी और मैं उसी चम्मच से उसे खिला रहा था जिससे खुद खा रहा था। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और चुपके से मैसेज भेजा, एक क्रिस्टल का ताबूत तैयार रखो। लेकिन फूबो ने देखा कि रोनिंग ने आराम से वो सूप पी लिया, यहाँ तक कि उसने चम्मच को हल्के से चूम भी लिया। रोनिंग ने फिर धीमी आवाज में कहा, फूबो, क्या तुम हमारी कैंडल लाइट डिनर में शामिल होना चाहते हो? ये सुनते ही फूबो डर के तुरंत सबको लेकर बाहर निकल गया। जाते जाते उसने जल्दी से दूसरा मैसेज भेजा, ताबूत कैंसिल करो। पूरे डाइनिंग रूम में सिर्फ हम दोनों बचे थे। मैं प्यार से उसे खाना खिला रहा था और वो भी धीरे धीरे पूरी तरह इस पल में खोती जा रही थी। ये डिनर धीरे धीरे हमें डाइनिंग रूम से बेडरूम तक ले आया, लेकिन तभी रोनिंग अचानक से मेरे ऊपर झुक गई। तभी मेरा फोन अचानक बज उठा। स्क्रीन पर एक नाम दिखा, बेबी। धत तेरे की, मैं सबको ब्लॉक करते वक्त इस औरत को कैसे भूल गया? ये देखकर रोनिंग उदास हो गई। मैंने तुरंत कॉल कट कर दी, लेकिन फिर से फोन बज उठा। मैं उसे काटने ही वाला था कि तभी रोनिंग ने धीरे से कहा, फोन उठाओ। मेरे दिमाग में तो हजारों गालियां घूम गई। मैंने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से लियू रुआन की आवाज आई, भैया लिनसुआन, आप कहाँ हो? मैं कुछ बोल पाऊँ उससे पहले ही रोनिंग का प्रेशर मुझको फील होने लगा था। मैंने गुस्से में कहा, मैं यहाँ हूँ। भैया लिनसुआन, ठीक से बात कीजिए। आपको ले जाने वाली औरत कौन थी? मैं उसे डांटने ही वाला था कि रोनिंग ने मेरे कान के पास झुककर शरारती अंदाज से पूछा, आसुआन, तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो? मैंने बिना झिझक के कहा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। इसके साथ ही दूसरी तरफ कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी और ये आवाजें लियू रुआन अच्छी तरीके से जानती थी। वो तुरंत घबरा गई। आसुआन, तुम क्या कर रहे हो? रोनिंग की हरकतों से मेरी हालत खराब होने लगी। मैंने उसे थोड़ा दूर धकेला और फोन पर चिल्लाया, मैं अपनी पत्नी के साथ हूँ। तुम्हें कोई काम नहीं है तो दफा हो जाओ, और अगर काम हो तो कहीं जाकर मर जा। इतना कहकर मैं फिर से रोनिंग की बाहों में घिर गया। मेरे कानों में बस उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। उसमें खुशी भी थी और साफ चुनौती भी। उधर लियू रुआन पूरी तरह टूट गई। आसुआन, मैंने तुम्हें गलत
गलत समझा था, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे इंसान हो, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। फोन कट गया। रोनिंग हल्के से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में रहस्यमयी ठंडक, ताना और कहीं न कहीं हल्की कड़वाहट भी थी। मैंने मनी मन खुद को कोसा। मैं पहले कितना अंधा था। रोनिंग, क्या हम थोड़ा शांत नहीं हो सकते? मुझे सच में लग रहा था कि कहीं मैं मर ना जाऊं। लेकिन उसने धीरे से कहा, अगर मैं खुद को रोक ही ना पाऊं तो? सिर्फ ऐसे ही तुम पूरी तरह मेरे बनते हो। अगर तुम मर गए तो मैं भी तुम्हारे साथ मर जाऊंगी। मैं चुप हो गया क्योंकि मैं जानता था कि वो सच में ऐसा कर सकती है। मैं आखिर ऐसा क्या खास हूँ? रोनिंग आखिर मुझ पर इतनी दीवानी क्यों है? तभी उसने अचानक से कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। आसवान, मुझे बहुत डर लगता है। डर लगता है कि कहीं कल तुम मुझे छोड़ के ना चले जाओ। इसीलिए अगर तुम मुझे धोखा भी दे रहे हो तो क्या तुम हमेशा ऐसे ही झूठ बोलते रह सकते हो? उसकी बात सुनकर मेरा दिल जोर से दुखा। उसे ऐसा लग रहा है कि मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ, फिर भी वो उसी प्यार को पकड़ के जीना चाहती थी। ये आखिर कैसा पागलपन भरा प्यार है? लेकिन अजीब बात यह है कि मुझे ये फीलिंग पसंद आने लगी थी। मैं इस प्यार में डूबता जा रहा था। मैंने गंभीर नजरों से उसकी तरफ देखा, फिर धीरे धीरे कहा, रोनिंग, तुम यकीन करो या नहीं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा, और हम ऐसे ही हमेशा साथ रहेंगे। मुझ पर भरोसा करो। ये सुनकर उसकी आंखों में हल्की सी नमी चमकी, लेकिन उसने खुद को रोने नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी कि इस दुनिया में सबसे कमजोर पड़ने की इजाजत उसे नहीं है। अगर वो रोई तो वो कमजोर मानी जाएगी। उसे हमेशा सबसे मजबूत रोनिंग बनना था, क्योंकि सिर्फ तभी वो अपने आसमान की रक्षा कर सकती थी। लेकिन भला कौन सोच सकता था कि उसके दिल के अंदर क्या चल रहा है? वो हमेशा मुझे अपने पास रखना चाहती थी, किसी भी कीमत पर, ताकि मैं कभी भी उससे अलग ना हो सकूं। उसकी यही पागल और अजीब सोच सुनकर मैं पूरी तरह सन्न रह गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली, रोनिंग फिर गायब थी। क्या ये लड़की सोती नहीं है? ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं सीधा उस वॉक इन क्लोजेट में गया जहाँ मैं पहले कभी नहीं गया था। पूरा कमरा महंगे ब्रांड्स और लग्जरी सामान से भरा हुआ था। पहले मैं इन चीजों को देखकर नाक सिकोड़ देता था, लेकिन अब जब मैं खुद उसका हो चुका हूँ तो ये आलीशान जिंदगी मैं खुशी से जी रहा हूँ। मैंने बस यूं ही एक महंगा सूट उठाकर पहन लिया और आईने में खुद को देखते ही ऐसा लगा कि मेरी कीमत अब करोड़ों में हो चुकी है। फिर मैंने रोनिंग को एक मैसेज भेजा, पत्नी, मैं बाहर जाकर बाल कटवाना चाहता हूँ और रास्ते में लिंग परिवार से कुछ सामान भी ले आऊंगा। मैसेज का तुरंत जवाब आया, क्या मैं हेयर स्टाइलिस्ट को घर भिजवा दूं? काम बन गया। मुझे पूरा यकीन था कि फोन के उस तरफ बैठी रोनिंग पत्नी शब्द को सुनकर बच्चों जैसे खुश हो रही होगी। थोड़ी ही देर में एक टॉप क्लास हेयर स्टाइलिस्ट मेरे घर पर पहुंचा। उसने मेरे बाल ऐसे काटे कि मैं किसी अरबपति जैसा दिखने लगा। मैंने मुड़कर फूबो से पूछा, क्या मैं एक कार ले जा सकता हूँ यंग मास्टर लिन? गैरेज की सारी गाड़ियाँ तो मैम ने पहले से ही आपके नाम कर दी है। तभी मुझे याद आया कि रोनिंग ने जो बंगले, गाड़ियों के कागजात और वो अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड मुझे दिया था, उसे मैंने बस अलमारी में फेंक रखा था। मैंने सीधे कहा, ठीक है, मेरे साथ कुछ बॉडीगार्ड भी भेज दो, मुझे थोड़ा काम निपटाना है। जैसे ही मैं गराज में गया, मैं वहीं खड़ा रह गया। ये कोई गराज नहीं था, ये तो दुनिया का सबसे लग्जरी कार शोरूम जैसा लग रहा था। मेरी नजर तुरंत एक कार पे जाके रुकी। इस गाड़ी की कीमत करोड़ों में थी। करोड़ों की सुपर कार में बैठकर दुश्मनों के घर जाना उससे ज्यादा दमदार एंट्री और क्या ही होगी। अगले ही पल एक शानदार लग्जरी कारों का काफिला शहर की सड़कों पर दौड़ गया। रास्ते की बाकी गाड़ियां खुद ब खुद साइड देने लगी। वो भी खुद मेरे साथ गाड़ी में बैठा था। शायद उसको डर था कि मैं कहीं भाग ना जाऊं, लेकिन उसे क्या ही पता था कि इस बार मैं हिसाब चुकता करने जा रहा हूँ। लिन परिवार की हवेली के बाहर मैंने स्टाइल से गाड़ी रोकी, फिर 10 बॉडीगार्ड के साथ सीधे अंदर घुस गया। उसी समय हवेली के अंदर मेरा प्यारा छोटा भाई लिन जियान मेरी फैमिली के साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहा था। बस उसकी नकली चिंता भरी एक्टिंग सुनो। पापा, भैया से फिर संपर्क करने की कोशिश करनी चाहिए, कहीं वो अभी जिंदा हो तो, और अगर मर भी गए हो तो कम से कम किडनैपर से ये तो कहना चाहिए कि उनकी लाश हमें वापस कर दे। मेरी सौतेली माँ भी तुरंत बात में शामिल हो गई। हाँ जी सुनिए, कम से कम पूरी बॉडी तो मिलनी चाहिए ताकि अंतिम संस्कार ठीक से हो सके। ये सुनकर मेरा बाप लिन तियान बोला, उस निकम्मे की चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर वो जिंदा वापस आया भी तो पहले घुटनों पर गिर के माफी मांगेगा। वाह क्या प्यार भरा परिवार था। तभी धड़ाम, मैंने एक जोरदार लात मारकर दरवाजा खोला। अबे ओ बुड्ढे, मैं वापस आ गया हूँ। कमरे में बैठे तीनों लोग एकदम चौंक गए। मुझे देखते ही लिन तियान का चेहरा बदल गया। वो मुझे देखते ही तुरंत अपनी बेल्ट उतारने लगा। नालायक, तेरी हिम्मत कैसी हुई वापस आने की? आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही मेरे पीछे खड़े बॉडीगार्ड बिजली की तरह आगे बढ़े और उसे सीधा जमीन पर दबा दिया। ये देखकर लिन जियान और उसकी माँ दोनों सन्न रह गए। मेरा प्यारा छोटा भाई सबसे पहले भाग के आया। उसके चेहरे पे तुरंत नकली मासूमियत आ गई। भैया, आप आखिरकार वापस आ गए। मैं तो आपकी चिंता में खाना पीना भूल गया था। लेकिन अगले ही पल उसने बात पलट दी। उसने मुझे उंगली दिखाते हुए कहा, लेकिन आप घर में भारी लोगों को लाकर पापा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जल्दी पापा को छोड़ो। मेरी सौतेली माँ ने तुरंत ड्रामा शुरू कर दिया। आसवान, अपने लोगों से कहो कि वो तुम्हारे पापा को छोड़ दे। तुम्हारे गायब होने के बाद से वो बहुत ज्यादा परेशान थे। उन दोनों की एक्टिंग देखकर मुझे सच में उल्टी आने वाली थी। मैंने बस एक नजर बॉडीगार्ड्स की तरफ डाली। वो तुरंत समझ गए। अगले ही पल उस माँ बेटे को भी जमीन पर दबा दिया गया। लिन तियान अभी भी जमीन पर चिल्ला रहा था, हरामखोर, मुझे छोड़, मैं तेरा बाप हूँ। मैं धीरे धीरे उसके पास बैठ गया, फिर उसके हाथ से बेल्ट छीन ली
और अगले ही पल मैंने बेल्ट के बकल से उसके ऊपर जोरदार हमला कर दिया। इससे लिन तियान का सर फट गया। मैंने उसके कान के पास झुककर धीरे से बोला, बुड्ढे कमीने, ध्यान से सुन ले, आज के बाद जब भी तू मेरे सामने आएगा, मेरे सामने घुटनों पर गिर के सर झुकाएगा, वरना हर बार तुझे ऐसे ही पीटूंगा। लिन तियान की चीखों के बीच लिन जियान और उसकी माँ पूरी तरह शॉक थे। उनकी आंखों में नफरत तो थी, लेकिन अजीब बात यह है कि उसमें हल्की सी खुशी भी थी। हाँ, सही सुना, खुशी। जब मैं थोड़ा शांत हुआ तो मैं धीरे से खड़ा हो गया, फिर उंगलियां चटकाते हुए बोला, वकील शू, अब आपकी बारी। मेरे पीछे से मशहूर वकील शू काई आगे आए। उन्होंने एक फाइल निकालकर सीधे लिन तियान के चेहरे पर फेंकी। लिन तियान कांपती आवाज में बोला, ये क्या है? शुकाय ने अपना चश्मा ठीक किया और शांत स्वर में बोला, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर मिस्टर लिन स्वान आपसे पिता पुत्र का रिश्ता खत्म कर रहे हैं, कृपया यहाँ साइन कर दीजिए। ये सुनते ही लिन तियान पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। मैंने उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा, सीधे ऊपर चला गया उस छोटे स्टोर रूम में जहाँ मैं रहा करता था। वहाँ से मैंने अपनी माँ की छोड़ी हुई आखिरी निशानी उठाई। जब मैं सूटकेस लेकर नीचे लौटा, उस समय तक भी लिन तियान ने साइन नहीं किए थे। वो गुस्से में मुझे घूरते हुए बोला, नालायक, तू सच में ऐसा करना चाहता है? मैंने शांत होकर हाँ कह दिया। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ा। ठीक है, आज के बाद इस घर में कदम रखने की मत सोचना। अगर घुटनों पर गिरकर भी माफी मांगेगा तब भी मैं तुझे अपना बेटा नहीं मानूंगा। मैं भी मुस्कुरा दिया, मुझे भी यही चाहिए। वो गुस्से में कांपने लगा। फिर उसके बाद उसने दस्तावेजों पे अपने नाम से साइन कर दिए। लिन जियान और उसकी माँ ने एक दूसरे को देखा। दोनों के चेहरे पर चालाक मुस्कान थी। मैंने डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रख लिया, फिर उन दोनों को देखकर मन ही मन हंसा। और हाँ, मैंने कहा, मैं अपनी माँ के छोड़े हुए सूरान ग्रुप के 30% शेयर वापस ले रहा हूँ। तुम लोगों को उससे एक भी पैसा नहीं मिलेगा। मेरी ये बात सुनकर तीनों के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। लिन तियान का चेहरा तो गुस्से से हरा पड़ गया। नालायक, बिना किसी शर्त के मुझे वो शेयर वापस कर दे। जब तू ग्रेजुएट हो जाएगा तब मैं वापस कर दूंगा। लिन जियान भी घबरा गया। हाँ भैया, शेयर अभी पापा के पास रहने दो, तभी वो कंपनी में अपनी पकड़ मजबूत रख पाएंगे। मैंने हाथ में पकड़ा रिश्ता खत्म करने वाला डॉक्यूमेंट हल्का सा हिलाया। भूल गया क्या? हमारा कोई रिश्ता नहीं है और तुम लोगों ने मुझे बहुत गालियाँ दी हैं, इसलिए मैं बहुत गुस्सा हूँ। इसलिए अपनी सिक्योरिटी के लिए मुझे तुम्हारी पिटाई करनी ही पड़ेगी। इतना कहकर मैंने सीधा बॉडीगार्ड्स को इशारा कर दिया। मैंने कहा कि इनकी तोड़ दो, लेकिन जान बची रहनी चाहिए इन सबकी। गलती से सच में मार मत देना। कुछ ही देर में पूरी हवेली चीखों से गूंज उठी। मेरी सौतेली माँ तो जोर जोर से चिल्लाकर गालियाँ देने लगी। तू एहसान फरामोश, मैंने तुझे इतने साल पाला और तू ऐसा करेगा? मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी माँ का नाम सू यान यान था, लियू यू में नहीं। लिन जियान तो रोते हुए दया की भीख मांगने लगा। भैया, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज रुक जाओ। लेकिन मेरे चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। तुम जैसा भाई मेरा कभी था ही नहीं। आखिरकार मेरा बाप लिन तियान भी टूट गया। आसुआन, पापा से गलती हो गई, सच में गलती हो गई, अब बस करो। मैंने सीधा उसका चेहरा जमीन पर दबा दिया। अब बता, हम दोनों में बाप कौन है? लिन तियान ने गुस्से से दांत भींच लिए, लेकिन आखिरकार दांत पीसते हुए बोला, तू है मेरा बाप। ये सुनने के बाद मैं सेटिस्फाइड हो गया और मुस्कुरा दिया। और हाँ, अब जब रिश्ता खत्म हो चुका है तो हिसाब भी साफ कर लेते हैं। जब मैं 13 साल का था, मेरी माँ की मौत हो गई थी। मेरी माँ सूरान ग्रुप के 30% शेयर मेरे नाम छोड़ गई थी। अब मैं 23 साल का हूँ। इन पूरे 10 सालों का इंटरेस्ट अब उन्हें वापस करना होगा। यहाँ आने से पहले मैंने कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक की थी, न ज्यादा न कम। तुम मुझ पर पूरे 300 करोड़ के कर्जदार हो। मैं थोड़ा रुका, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, और हाँ, आज जो तुम्हारी पिटाई हुई है उसका इलाज का खर्च 10,000 मैं दे दूंगा। इसका मतलब ये है कि तुम लोगों को मुझे 299 करोड़ 99 लाख 72,000 रुपए देने होंगे। याद रखना, पैसे सीधा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करना। लिन तियान की आंखें गुस्से से बाहर निकल आई। मैंने तुझे इतने साल पाला, उसका कोई एहसान नहीं है क्या? मैं सीधा हंस पड़ा। एहसान? मेरी माँ की मौत को 1 हफ्ता नहीं हुआ था और तुम मेरे लिए सौतेली माँ ले आए थे। हर महीने बस मुझे 300 रुपए खर्च के लिए देते थे और 18 साल का होते ही वो भी बंद कर दिया। ये सब सुनकर भी लिन तियान बहस करने लगा। तो इतने साल तेरे खाने पीने और रहने का खर्च क्या मुफ्त था? मैंने तुरंत उसकी पोल खोल दी। खाना मैं हमेशा स्कूल की कैंटीन में खाता था। घर में नौकरों से ज्यादा काम मेरे से करवाया जाता था और काम खत्म होने के बाद कई बार मुझे खाना भी नहीं मिलता था। मैंने हमेशा सिर्फ स्कूल यूनिफॉर्म पहनी। 18 साल के बाद तो मैं खुद काम करके पैसे कमाने लगा। लिन तियान, उसे पालन पोषण नहीं कहते हैं, उसे तो अत्याचार कहते हैं। ये सुनकर वो पूरी तरह चुप हो गया। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी शर्म थी, लेकिन मैंने उसे कोई मौका नहीं दिया। इंटरेस्ट का 1 पैसा भी कम नहीं होना चाहिए, वरना मेरे वकील का नोटिस तैयार है और अत्याचार का केस भी करूंगा। इतना कहकर मैं मुड़ गया और बाहर निकलने लगा। पीछे से गालियां और चीखें सुनाई दे रही थी। नालायक, तू निकम्मा बेटा है। लेकिन मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। मेरे मन में सिर्फ एक ही एहसास था, सुकून। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, मेरी नजर दरवाजे के पास खड़ी उस गुलाबी साइकिल पर पड़ी। वो साइकिल जो मैंने मेहनत की कमाई से खरीदी थी। हालांकि उसके पार्ट काफी महंगे थे, फिर भी मैं खुद करोड़ों की कार में घूमता था। और मैंने गुलाबी रंग क्यों चुना था? सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा था कि उसे गुलाबी रंग पसंद है, लेकिन उसने कभी एक बार भी उस साइकिल पर बैठना पसंद नहीं किया। मैंने उस बेकार साइकिल की तरफ उंगली दिखाई और अपने बॉडीगार्ड से कहा,
तोड़ दो इसे। इसके बाद मैं शहर के सबसे बड़े लग्जरी मॉल की तरफ निकल पड़ा, लेकिन वहाँ पर जाते ही मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। एक बैग की कीमत थी 18 लाख और एक परफ्यूम की कीमत 3,80,000। मैंने अपने फोन में पड़े 13,000 के बैलेंस को देखा और चुप हो गया। ये वही पैसे थे जो मैंने पूरी गर्मियों में जान तोड़ मेहनत करके बचाए थे। लेकिन अब मैं सिर्फ लियोनिंग के लिए एक गिफ्ट खरीदना चाहता था, मगर मुझे क्या पता था कि ये चीजें इतनी महंगी होगी। फिर भी मैं लियोनिंग का दिया हुआ ब्लैक कार्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। उसे दिया गया मेरा पहला गिफ्ट मेरे खुद की कमाई से होना चाहिए था। दुकान के कर्मचारी मेरे साधारण कपड़ों को देखकर मुझे घमंड भरी नजरों से देखने लगे। किसी ने मुझे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं समझी, लेकिन तभी अचानक न जाने कहां से फूबो अचानक मेरे सामने आ गया। यंग मास्टर लिन, क्या मैं ये पूरी दुकान खरीद दूं? मैंने कहा नहीं, लियोनिंग के लिए गिफ्ट मैं अपने पैसों से खरीदना चाहता हूँ। आखिर में मुझे एक ब्रेसलेट पसंद आया। उसकी कीमत थी पूरे 13,000, यानी मेरे सारे पैसे खत्म हो जाते। लेकिन तब भी मैंने उसे खरीदा। मैंने उस ब्रेसलेट को कस कर पकड़ लिया। मेरे दिमाग में इस समय बस लियोनिंग की तस्वीर घूम रही थी। लियोनिंग, ये तुम्हारे लिए मेरा पहला गिफ्ट है। शायद इसकी कीमत ज्यादा नहीं, लेकिन ये मेरी पूरी दुनिया है, और जब मैं अमीर बन जाऊंगा तो दुनिया की सबसे अच्छी चीजें तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। तभी अचानक मेरे शरीर में एक बिजली दौड़ पड़ी। दिल धक से रह गया। देखे तो कहानियों के हिसाब से अब कुछ बुरा होने वाला था, और सच में एक बेहद परेशान करने वाली आवाज सुनाई दी। सामने लियू रुआन खड़ी थी। मेरा चेहरा तुरंत उतर गया। कितनी बदकिस्मती है यार, अगर मेरी बीवी लियोनिंग ने ये देखा तो मेरी खैर नहीं। इस समय लियू रुआन और उसकी सहेली मेरे पास आ चुकी थी, लेकिन उसका चेहरा देखकर भी मेरे दिल में कोई इमोशन नहीं उठा। हालांकि मेरे दिमाग में वही डरावना सीन घूम रहा था, जहाँ पर मुझे बस एक ह्यूमन डॉल बना के रख दिया गया है। मैं वो सोच कर ही कांप उठा। लियोनिंग, ओह लियोनिंग, तुम्हारे तरीके सच में बहुत खतरनाक हैं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। लियू रुआन आते ही मुझ पर सवालों के बरसात करने लगी। आसवान, वो औरत आखिर है कौन, और तुमने मुझे ब्लॉक कैसे कर दिया? क्या तुम्हें पता है कि अंकल और आंटी तुम्हारी चिंता में परेशान हो गए हैं? उसकी सहेली, जिसका नाम होहाइनी है, वो काफी तेज निकली। उसकी नजर तुरंत मेरे हाथ में पकड़े गिफ्ट बॉक्स पर पड़ी। आसवान, ये गिफ्ट रुआन के लिए है ना? इतना कहकर वो उसे छीनने के लिए हाथ बढ़ाने लगी। मैंने तुरंत हाथ पीछे कर लिया। क्या सोच रही हो, ये तो मेरी पत्नी के लिए है। होहाइनी तुरंत भड़क गई। लिन सुआन, तुम्हारा मतलब क्या है? इस एटीट्यूड के साथ तुम हमारी रुआन को पाना चाहते हो? वही लियू रुआन होठ काटते हुए मासूम बनने लगी। लेकिन मैं सब जान चुका था। उसे बस मेरे शेर चाहिए थे ताकि वो लिन जियान की मदद कर सके। उसकी सहेली ने तो सीधे असली बात बोल दी। अगर थोड़ा समझदार बन जाओ और हम दोनों को एक एक बैग खरीद दो तो मैं रुआन को मना दूंगी तुम्हारे लिए। उसी समय लियू रुआन आगे बढ़ी और मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज रोने जैसी लग रही थी। भैया सुआन, चलो फिर से पहले जैसे हो जाते हैं, ठीक है ना? लेकिन उस समय भी मेरे मन में बस लियोनिंग थी। लेकिन सच में वहाँ पे लियोनिंग आ गई और उसने सब कुछ देख लिया था। मैं घबराकर तुरंत पीछे हट गया और जोर से लियू रुआन का हाथ झटक दिया। लियू रुआन, अगर तुम्हें कोई बीमारी है तो मुझे मत लगाना, दूर हटो। ये बात सुनकर लियू रुआन वहीं के वहीं खड़ी रह गई। होहाइनी गुस्से से उछल पड़ी। सुआन, तुम खुद को समझते क्या हो? हमारी रुआन इतनी खूबसूरत है और फिर भी तुम्हें मौका दे रही है और तुम उसे डांट रहे हो। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। खूबसूरत? मेरी पत्नी उसके मुकाबले 8 गुना ज्यादा खूबसूरत है, समझी तुम? उसके पास खूबसूरती भी है और पैसा भी, और वो मुझसे दिल से प्यार करती है। मैं तो उससे और ज्यादा प्यार करना चाहता हूँ। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मैं लियोनिंग को देख चुका था और ये सारी बातें कही जा रहा था। उसका चेहरा बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था इस समय पर, लेकिन उसने मेरी बातें सुन ली थी, इसलिए उसका गुस्सा शांत हो रहा था। खैर, मेरे सामने जो लियू रुआन थी वो वहीं के वहीं टूट गई। वो लड़खड़ा कर एक कदम पीछे हट गई। सुआन, तुम उस औरत को अपनी पत्नी कह रहे हो? मुझे हंसी आ गई। लियू रुआन, अपना घमंड थोड़ा कम करो। चाहे मेरी पत्नी दुनिया की सबसे बदसूरत औरत ही क्यों ना हो, मैं सिर्फ उसी से प्यार करूंगा। उसके चेहरे पर यकीन ना करने वाला भाव था। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं उससे जितना प्यार करता हूँ वो मुझसे उससे कई ज्यादा प्यार करती है। ये सुनते ही लियू रुआन पूरी तरह टूट गई। तो फिर मैं क्या थी? तुमने इतने साल मेरा पीछा किया, उसका क्या? मैंने हंसते हुए कहा। तुम क्या हो? ताश के पत्तों में तुम जोकर हो। सर्कस में सबसे ज्यादा काम भी तुम ही करती हो। ड्रामा करने में एक नंबर। ये दोनों लड़कियां अब मेरी बात सुनकर सुन रह गई। तभी न जाने कहां से फूबो भी आ गया और उसने ऊपर से एक और ताना मार दिया। जोकरों की भी महारानी। लियू रुआन अब गुस्से से कांपने लगी। आसवान, तुम मुझे जोकर कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मैंने अचानक अपना लहजा बदला। अरे नहीं, इतनी भी बुरी बात नहीं है। सच कहूँ तो तुम थोड़ी बहुत खूबसूरत तो हो। मेरी ये बात सुनते ही पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। मैंने देखा कि लियोनिंग का चेहरा फिर से ठंडा पड़ गया, लेकिन तब मैंने आराम से अपनी बात पूरी की। मेरी पत्नी तुम्हें एक खूबसूरत आर्ट पीस बनाकर बोतल में बंद कर सकती है। क्या तुमने फिल्म गॉन गर्ल देखी है? बिल्कुल वैसा ही कुछ हाल होगा तुम्हारा भी। दूर खड़ी लियोनिंग ये देखकर हल्का सा मुस्कुराई। लगता है कि उसे मेरा आइडिया काफी पसंद आया। लेकिन मेरे सामने खड़ी लियू रुआन सफेद पड़ चुकी थी, लेकिन मेरा उसे छोड़ने का कोई
इरादा नहीं था। चलो अब मुझे घर जाना है, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, आगे से मेरे सामने मत आना वरना मेरी पत्नी गलत समझ जाएगी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, और एक बात याद रखना, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, ना पहले और ना ही भविष्य में कभी करूंगा। मैंने तुम्हें पहले जो भी गिफ्ट दिए थे ऐसा समझ लेना कि किसी भिखारी को दान दिया हो। ये सुनते ही लियू रुआन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे किसी धोखेबाज प्रेमी ने उसे छोड़ दिया हो, लेकिन मुझे सिर्फ घिन महसूस हो रही थी। सच कहूँ तो अगर कानून बीच में ना होता तो मैं उसे अभी खत्म कर देता, लेकिन अगले ही पल मेरे दिमाग में एक दूसरा ख्याल आया, इतनी आसानी से मार देना तो बहुत सस्ता बदला होगा, धीरे धीरे तड़पते हुए देखना ज्यादा मजेदार होगा। अचानक मैं खुद ही चौंक गया। रुको, मैं ऐसे खतरनाक विचार सोच कैसे सकता हूँ? लगता है मेरे ऊपर रोनिंग के साथ ज्यादा समय बिताने का असर हो गया है। लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ा मेरा पूरा शरीर जम गया। रोनिंग पता नहीं वो कब आई और मेरे ठीक पीछे खड़ी हो गई। मैंने कसम खाते हुए कहा, जान, मेरा उस लियू रुआन से अब कोई रिश्ता नहीं है। अगर मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ तो मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाए। रोनिंग ने मेरी तरफ देखा तक नहीं, लेकिन उसके शरीर से खून जमा देने वाला ऑरा बहुत ज्यादा भारी था। वो सीधा लियू रुआन की तरफ बढ़ी। दो जोरदार थप्पड़ पूरे मॉल में गूंज उठे, वो भी बिना किसी हिचकिचाहट के। अगर दोबारा आसमान के पास आने की कोशिश करी तो मैं तुम दोनों को समुद्र में फेंक कर मछलियों को खिला दूंगी। डर के मारे कांपने लगी और चेहरा पकड़ के भाग खड़ी हुई। मेरी बीवी इतनी खूबसूरत थी कि दिल रुक जाए किसी का भी, लेकिन उसकी जो बातें हैं मौत को भी डरा देती है। मॉल के जो कर्मचारी थे वो भी कांप रहे थे। तभी रोनिंग की ठंडी नजर मेरे हाथ के गिफ्ट बॉक्स पर पड़ी। ये गिफ्ट लियू रुआन के लिए था। मेरा दिल एकदम बैठ गया। मैंने तुरंत पैकिंग फाड़ दी। बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारे लिए है। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन ये ब्रेसलेट मैंने अपनी पूरी सेविंग से खरीदा है। ये सुनने के बाद रोनिंग का गुस्सा शांत हो गया और वो ब्रेसलेट को ऐसे देख रही थी जैसे कोई दुनिया का सबसे कीमती खजाना देख रही हो। उसने धीरे से अपना गोरा हाथ आगे बढ़ाया। मेरे लिए पहनाओ। मैंने बिल्कुल सावधानी से उसके हाथ में ब्रेसलेट पहना दिया। वो बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी, लेकिन अगले ही पल उसने अपने असिस्टेंट लियू मैक को आदेश दिया, पूरा शॉपिंग प्लाजा आसवान के नाम कर दो। मेरा दिल जोर से धड़क उठा, लेकिन मैं मना करने की हिम्मत भी नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे पता था उसके दिए हुए तोहफों को ठुकराने की इजाजत मुझे नहीं है, वरना सजा बहुत भयानक होती। इस समय रोनिंग उस ब्रेसलेट को बहुत प्यार से देख रही थी और वो धीरे से बोली, ये बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आया, मेरी जान में जान आई। लेकिन फिर जो उसने कहा उसकी बात ने मुझे जमा दिया। उसने कहा, मुझे किस करो। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा। रुको, सब लोग कहाँ गए? वो असिस्टेंट और स्टाफ कहाँ हैं? मुझे तो पता ही नहीं चला कि पूरा मॉल कब खाली हो गया। यहाँ पर बस हम दोनों ही थे। अब मेरे पास यहाँ पर उसे किस करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। रोनिंग ने तुरंत मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। काफी देर बाद वो मदहोश आंखों से मेरे कान में फुसफुसाई। मेरी तो आत्मा ही जैसे उड़ गई। यहाँ हम घर चले गया। रोनिंग मेरी बात मान गई और फिर वो अपनी गाड़ी में मुझे लेकर चली गई। कार के अंदर माहौल तेजी से गर्म होने लगा। उसकी धीमी आवाज मेरे कानों में गूंजी, आसवान, मेरा नाम लो। मैंने धीरे से कहा, रोनिंग, लेकिन उसने सिर हिलाया। नहीं, वो नहीं। मेरा दिल थक सा रह गया। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, बीवी। उसने आदेश दिया, फिर से बेबी। वो इन सारे शब्दों से बहुत खुश दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें अचानक तेज हो गई। उसने मुझे घूरते हुए बोला, क्यों? मैं चौंक गया। क्या क्यों? उसने पूछा, तुम अचानक से मेरे लिए इतने अच्छे क्यों बन गए? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसकी आंखों में अब भी शक भरा था, लेकिन मुझे पता था वो मुझसे ज्यादा सवाल नहीं करेगी। और ऐसा ही हुआ, उसने बात बदल दी। लेकिन तभी उसके बाद उसने एक जानलेवा सवाल पूछ डाला, तुमने लियू रुआन को आखिर कितने गिफ्ट दिए थे? मैं तो डर गया। आखिर इस औरत की सोच अचानक कैसे बदल जाती है। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। मैंने तुरंत जवाब दिया, मैंने बचपन से बहुत लोगों को गिफ्ट दिया है, दोस्तों को, भाइयों को, क्लासमेट्स को भी, लेकिन सिर्फ तुम्हें दिया हुआ तोहफा ही मैंने अपने दिल से दिया है। मेरा जवाब सुनकर रोनिंग काफी सेटिस्फाई लग रही थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, याद रखना, अब से तुम्हारे सारे गिफ्ट सिर्फ मेरे लिए होंगे। मैं तुरंत सिर झुका लिया। जैसा हुक्म मेरी जान। रात के खाने के समय मैं अपने ही हाथों से उसको खाना खिला रहा था। जब उस नन्ही शैतान का पेट भर गया तब जाकर मैंने खुद खाना शुरू किया। देर रात तक पूरी रात की थकान के बाद मैं सीधा बेहोशी जैसी नींद में सो गया। आधी नींद में मुझे ऐसा लगा कि कोई बेहद खूबसूरत लड़की मेरे ऊपर कुछ लगा रही हो। अभी सुबह नीचे आते ही मेरी मुलाकात फूबो से हुई। मैंने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ पूछा, फूबो, वो खास सूप अभी भी है क्या? फूबो भी तेज था और वो तुरंत समझकर मुस्कुराने लगा, यंग मास्टर, आपके लिए तो पहले से तैयार है। मेरा चेहरा एकदम लाल पड़ गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत कमजोर हूँ। अरे भाई, गलती मेरी नहीं, मेरी बीवी ही इतनी ज्यादा खतरनाक है, मैं क्या करूँ। जब मैं डाइनिंग टेबल पे पहुंचा तो मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि रोनिंग भी वहीं बैठी थी। मैंने पूछा, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? उसने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, आज वीकेंड है, जरूरी काम घर से संभाल लूंगी। पता नहीं क्यों, लेकिन आज की रोनिंग मुझे थोड़ी सी अलग लग रही थी। रोज की तरह ही मैं उसको अपने हाथों से ही खिला रहा था। उसको प्यार से खाता हुआ देखकर मैं काफी ज्यादा सेटिस्फाई था। ये औरत सच में हर चीज में परफेक्ट है। ऐसे ही ये शांति भरा और प्यारा सा
वीकेंड अगले दिन शाम तक चलता रहा। फिर अचानक रोनिंग ने मुझसे पूछा, थोड़ा पियोगे मेरे साथ? ये सुनकर मैं चौंक गया, लेकिन मैंने हाँ कह दी। रोनिंग अब बोतल लेकर मेरे पास आई, लेकिन बीच में ही उसका पैर फिसल गया और हवा में वो बोतल भी उछल गई। मैं तुरंत उसे घूमकर पकड़ लिया। एक हाथ में उसकी कमर थी और दूसरे हाथ में बोतल। मेरे मुंह से अनजाने में निकल गया, अरे पगली, चलते वक्त ध्यान रखा करो। वो मेरी बाहों में थी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन फिर भी उसने अकड़ते हुए कहा, बेवकूफ आदमी, मुझे ठीक से संभालो। बेवकूफ आदमी? ये सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुराया। सच कहूँ तो पिछले जन्म में मैं सच में बहुत घटिया इंसान था। कुछ ही देर में कई पैग अंदर आ चुके थे। मुझे ये दुनिया पूरी तरीके से घूमती हुई दिखाई देने लगी थी, लेकिन रोनिंग लगातार मेरे ग्लास भरते जा रही थी। पूरी बोतल खत्म होने तक मुझे ऐसा लगा कि पूरी धरती घूम रही हो। अगले ही पल उसने मुझे बड़े आसानी से अपनी बाहों में उठा लिया। मैं उसके खुशबू भरे सीने से लगा हुआ था और नशे में बड़बड़ाने लगा, हे जान, तुम बहुत ताकतवर हो। मेरी आंखों के सामने तो दो छोटे खरगोश घूम रहे हैं। जब उसने मुझे बेडरूम के बिस्तर पर लिटाया तो उस समय पर मेरा पूरा शरीर कांप उठा। शराब के नशे में मैंने जोर से चिल्ला दिया, जान, मैं मान गया, अब मुझसे नहीं होगा। तुमने तो सच में मुझे पूरी तरह निचोड़ दिया है। दिन में 10 बार नहीं तो 8 बार तो पक्का है। कोई भी नॉर्मल इंसान ये कैसे झेल सकता है? लेकिन उसने मुझसे एक सवाल पूछा, क्या तुम लियू रुआन को अभी पसंद करते हो? मैंने उससे कहा, क्या लियू रुआन? वो आखिर है क्या चीज? नशे में मैं उसे ही लियू रुआन समझ बैठा। तुम लियू रुआन हो? ये सुनकर लोरिन का चेहरा बदल गया। उसने कहा, हाँ मैं ही हूँ लियू रुआन। अब तुम मुझे प्यार नहीं करते? उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन मैं बिजली की रफ्तार से उछल पड़ा। मुझे मत छुओ, तुम गंदी हो। अगर मैं गंदा हो गया तो मेरी पत्नी मुझे पसंद नहीं करेगी। लेकिन वो मुझे फिर से छूने लगी तो मैंने इस पर कहा, मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे मत छुओ। अगर तुमने मुझे छू लिया तो मुझे नहाना पड़ेगा। मेरी पत्नी ही मेरी मालिक है, वो मेरी पूरी दुनिया है और इस जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार मैं उसी से करता हूँ। इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी रोनिंग को मेरे ऊपर भरोसा नहीं हुआ। उसने मुझे दोबारा परखते हुए कहा, आसवान, मैं तुम्हारी रुआन हूँ। क्या तुम सच में अब मुझसे प्यार नहीं करते? मुझे अचानक से जोर की उल्टी जैसा महसूस हुआ। मैं तुमसे प्यार करूं? तुमसे प्यार करने से अच्छा तो मैं किसी कुत्ते से प्यार कर लूं। ये कहते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं सीधा बिस्तर पे गिर पड़ा। मुझे तो अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे लगा जैसे कि मैं पिछले जन्म में पहुंच गया हूँ। वो औरत जो मेरे प्यार में पागल थी, उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजने लगी, आसवान, मैंने आखिर तुम्हें पकड़ लिया। अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। अगर तुमने मना किया तो हम दोनों साथ में नर्क जाएंगे। अगर दोबारा भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। आसवान, मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज। मेरे पास सिर्फ तुम हो। देखो हमारी शादी हो गई। मैंने तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा पहना है। सुंदर लग रही हूँ ना? तुम्हारे साथ मर पाना सच में बहुत अच्छा है। आखिरी सीन जो मैंने देखा, हम दोनों उस बर्फीले क्रिस्टल वाले ताबूत में साथ लेटे हुए थे। बहुत सुंदर, सच में बहुत सुंदर। दूर दूर तक शहर की रोशनियां चमक रही थी और तब मुझे एहसास हुआ, इस दुनिया में सचमुच एक इंसान ऐसा था जो सिर्फ मेरे लिए जिया। वो जगह हमारी कब्र थी, लेकिन वही हमारा एकमात्र घर भी था। अचानक मेरे शरीर में तेज दर्द हुआ और मैं झटके से आंखें खोलकर उठ बैठा। मुझे लग रहा था कि मेरा सर फटने वाला है और ऐसा लग रहा था कि मेरा सब फट जाएगा। तभी थोड़ी सी रोशनी में मैंने एक बहुत खूबसूरत चीज देखी। वो फिर से मेरे शरीर पे कुछ लगा रही थी। हाँ, फिर से ये ख्याल आते ही मेरे दिमाग में आया और मैं दर्द के मारे चिल्ला बैठा। तो गाइस, इस वीडियो के अगले पार्ट के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर देना।